अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आपका प्रोग्रामिंग रिलेटेड कोई भी कोर्स है तो उससे पहले आपको उसकी बेसिक्स के बारे में, थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स के स्टार्ट में ये जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पहले लेक्चर के तौर पर फिट किया जा सकता है। आप किसी भी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, आपको कोई भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी कोर्स है, कोई भी आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो उन सब के स्टार्ट के अंदर ये लेक्चर बिल्कुल फिट हो सकता है। तो ये पहला एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स है जो मल्टीपल डिसिप्लिन्स के अंदर आप इसको फिट करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग से। आपके पास लाइफ में मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, तो पहले आप उनको ह्यूमनली सॉल्व करते थे, अब उनके अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस आ गए हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, उसका बेस्ट सॉल्यूशन आप निकालते हैं, और इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। और आप हर रोज जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं, आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस को देखते हैं और फिर उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को आप चूज करते हैं। सो एवरी प्रॉब्लम इज डिफरेंट इन इट्स नेचर। हर प्रॉब्लम अपने एतबार से मुख्तलिफ होती है। कुछ प्रॉब्लम्स टफ होती हैं और कुछ प्रॉब्लम्स इजी तो होती हैं, लेकिन उनको अटेंशन ज्यादा रिक्वायर्ड होती है ताकि आप उसका जो सोल्यूशन है वो बेहतर सोल्यूशन फाइंड कर सकें। तो प्रॉब्लम जो है उसको डिफरेंट मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो फास्टर हो सकता है, लेस एक्सपेंसिव हो सकता है और मोर रिलायबल हो सकता है बाकियों की निस्बत। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। सो कंप्यूटर्स जो हैं वो एक टूल के तौर पर यूज करते हैं टू सॉल्व डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो हम कंप्यूटर को एक एडिशनल टूल हमारे पास आ गया है कि जो ज्यादा एफिशिएंटली डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका सोल्यूशन बनाने में हमें हेल्प आउट करता है। तो जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट तरह की इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो कि प्रोग्रामर होते हैं उनकी लिखी गई इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो प्रोग्राम्स के अंदर वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो एक अच्छा जो प्रोग्रामर है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी एक स्किल सेट के तौर पर सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। उसके पास ऐसी स्किल्स होती हैं, वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को एक अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाता है। सो जो है इसके तीन तरह की डिस्कशंस होती हैं। एल्गोरिदम्स और सूडो कोड के साथ आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आप फ्लो चार्ट के साथ उसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप उसको प्रोग्राम के साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। रीजन आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोग्राम क्या होता है? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज अ प्रोग्राम। ठीक है, आपने कंप्यूटर्स को जो इंस्ट्रक्शंस बतानी है जिसको कि वो अंडरस्टैंड करता हो और वो उसके ऊपर अमल भी करे, तो उसको हम प्रोग्राम्स कहेंगे। प्रोग्राम का फायदा क्या है आपको? प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है बाय गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, कि वो आपके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरह के मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इनको सॉल्व करो। और जो कंप्यूटर है इट कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म अ टास्क रिपीटेडली एंड क्विकली। तो कोई भी काम हो उसको बार बार और जल्दी करने की सलाहियत भी कंप्यूटर के पास होती है इंसान के नस्बत। प्रोग्राम जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को इजीली प्रोसेस कर सकता है। मसलन के 1 लाख वैल्यूज हैं, उनको ऐड करना है, तो कंप्यूटर का लिखा हुआ प्रोग्राम उसको बड़ा जल्दी लिख लेगा। जबकि ह्यूमनली हम करेंगे तो कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो वन बाय वन एक नंबर लिखोगे, प्लस दूसरा नंबर, प्लस तीसरा नंबर, लंबा प्रोसेस है, इसमें भी घंटों लग जाएंगे 1 लाख वैल्यूज हो तो। लेकिन जो कंप्यूटर है उसको आपने 1 लाख वैल्यू दे दिया तो वो उसको बड़ा क्विकली विद इन सेकंड्स आपको रिजल्ट दे देगा। सो प्रोसेसिंग जो है प्रॉब्लम की वो मोर एफिशिएंट एंड लेस कंज्यूमिंग होती है आफ्टर यूजिंग प्रोग्राम, जिससे क्या होता है कि आप उसके डिफरेंट रिजल्ट्स देख सकते हैं। प्रोग्राम का डेवलपमेंट का एक प्रोसेस होता है। प्रोग्रामर जो है, एक अच्छा प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर को प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो एक रूल्स बनाता है, और उन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर वो काम करता है तो उसका काम जल्दी हो जाता है। वो कहता है स्टेप 1 में मैंने ये करना है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है, स्टेप 4 और ये स्टेप 5 है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है तो वो बड़ा अच्छा प्रोसेस होता है और जल्दी हो जाता है। मसलन सबसे पहले आपने डिफाइन करना है और एनालाइज करना है अपनी प्रॉब्लम को, कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और किस तरह की प्रॉब्लम है। जब आपको प्रॉब्लम समझ लग जाती है, फिर आपने देखना है कि इसके लिए हमें कोई ना कोई एक एल्गोरिदम बनाना चाहिए। एल्गोरिदम क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो आप बनाने के बाद फिर आप किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसको राइट डाउन करते हैं, उसका प्रोग्राम बनाते हैं।
उस प्रोग्राम के थ्रू आपकी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब रेडी हो जाता है तो फिर आप उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं। जब टेस्टिंग करके आप कहते हैं जी ओके हो गया है, और लास्ट स्टेप जो एक अच्छा प्रोग्रामर करता है वो उसकी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन बनाता है। डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है? डॉक्यूमेंटेशन में आपने लिखना होता है कि आपने ए टू जी किस तरह से काम किया है। इसका फायदा यह है कि आप कंपनी छोड़ कर जाते हैं, आपकी जगह पर कोई और पर्सन आ जाता है, तो वो उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के समझ जाता है अच्छा इसके अंदर असल में हो क्या रहा है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी लैंग्वेजेस की तरह एक लैंग्वेज है। बाकियों में अल्फाबेट्स होते हैं और अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, तो यहाँ पर भी क्या है, सेट ऑफ वर्ड सिंबल एंड कोड्स यूज्ड टू राइट अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं एंड कोड्स होते हैं जिनको आप यूज करते हैं, सिंबल्स भी होते हैं ताकि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, और एक प्रोग्राम आपका उससे लिखा जाता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है। इसको आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो दो तरह की होती है। एक को आप हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं और एक को आप लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। पहली जो थी वो लो लेवल लैंग्वेजेस थी। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या थी कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर के करीब तरीन थी और ह्यूमन लैंग्वेजेस से बहुत दूर थी। इसका मतलब ये था कि इंसानों को ये जुबान समझ ही नहीं आती थी, उससे बड़ी दूर होती थी। हमारी जुबान में उसको कुछ और कहते हैं, कंप्यूटर की जुबान में वो कुछ और होता था। तो जो कंप्यूटर था वो सिर्फ दीज लैंग्वेजेस को इजीली अंडरस्टैंड करता है, यानी लो लेवल लैंग्वेजेस को, लेकिन इंसान इसको समझ ही नहीं सकता। सो राइटिंग प्रोग्राम इन लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर्ड डीप नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। आपको कंप्यूटर हार्डवेयर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसका बड़ा डीप नॉलेज चाहिए होता है, अदरवाइज आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और उसके अंदर आप लो लेवल लैंग्वेज के अंदर उसका प्रोग्राम नहीं लिख सकते। सो दो टाइप की लो लेवल लैंग्वेजेस थी। पहली जो लैंग्वेज आई थी वो मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी को आप असेंबली लैंग्वेज का नाम देते हैं। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बाइनरी फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं। बाइनरी फॉर्म का क्या मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ जीरो और वन में लिखी जाती है। आपने मैथ्स अगर पढ़ा है छठी सातवीं के अंदर, तो उसमें आपको बाइनरी नंबर्स के बारे में पढ़ाया गया होता है। कोई भी नंबर होता है उसका बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसकी बेस टू होती है और उसमें जीरो और वन होता है। ठीक है, कोई भी नंबर इसको टू पे डिवाइड करते जाए तो रिमाइंडर वन या जीरो आता है, उससे आपको उस नंबर का बाइनरी नंबर पता चल जाता है। तो बाइनरी लैंग्वेज सिर्फ के अंदर ये लिखी गई होती है, और ये जीरो और वन का डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है, और ये ऑन दी लैंग्वेज थी जो डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, इसलिए इसको कंप्यूटर की फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। तो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में रिटर्न होते हैं वो कंप्यूटर उसको बड़ा फास्टली एग्जीक्यूट करता है, बड़ा फास्टली उसका रिजल्ट आपको देता है ठक करके सिंगल क्लिक के ऊपर। सो हर कंप्यूटर की एक अपनी मशीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज जो है वो डिफिकल्ट होती है अंडरस्टैंड करने में। मसलन अभी तो मैं आपको कहता हूँ जी आपका नाम क्या है, अब मैं यही चार वर्ड्स जो हैं इसी को ही मैं वन जीरो के फॉर्म में लिखूंगा। आपको सपोज मैं दे देता हूँ 100001, और आप का को 10101, और इस तरह से मैं वर्ड्स को बाइनरी में कोड दे दूं, तो आप कहेंगे यार ये क्या पागल इंसान है, किस जुबान में बात कर रहा है, 100101101001। तो ये अजीब सी बात लगती है, तो हमारे लिए इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है इस तरह से। यानी हम इसके अंदर एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। हाँ, रिटर्न आपका लिखा हुआ फिर भी हम उसको ट्रांसलेट करके बड़ी देर की एक मेहनत खपत के बाद आप उसको अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप उसके अंदर एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते हैं। So writing and modifying program in machine language is difficult and takes a lot of time. नेक्स्ट क्या है? असेंबली लैंग्वेज। ये सेकंड कैटेगरी है और ये मशीन लैंग्वेज से एक स्टेप हायर होती है, और इसके अंदर जो थे वो कुछ चीजों के सिंबल्स बना लिए गए बाइनरी कोड के फॉर्म में। यानी एक ऐसा कोड जो रिपीट होना है, बार बार होना है। आपने कहा यार जब भी ये आएगा ना, जिस तरह प्लस है तो प्लस का एक सिंबल बना लिया गया, पहले इसका प्रोसेस का तरीका होता था, अब उसका सिंबल बना लिया गया। उसके भी निस्बत ऐड का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया, सब्ट्रैक्ट का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया। सो इन सिंबल्स को आप निमोनिक्स का नाम देते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल सब इज यूज्ड टू सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स। अब असेंबली लैंग्वेज की एग्जांपल नहीं मैं यहाँ पे दूंगा, जस्ट आप थ्योरेटिकली इसको अंडरस्टैंड करें। सो प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज और सिंबॉलिक लैंग्वेज आर इजियर देन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, वो मशीन लैंग्वेज से ज्यादा आसान होते थे। क्यों?
क्योंकि आप सिंबल से आपको याद हो जाता था 2 नंबर्स को ऐड करवाना, तो आप ऐड के बाद दोनों नंबर्स लिख देंगे तो वो ऐड कर देगा। पहले उस प्रोसेस को सारा कोड याद करने पड़ते थे। सो असेंबली लैंग्वेजेस जो हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट आता है, ये लोअर लैंग्वेजेस को हमने डिस्कस किया। सेकंड कैटेगरी आती है हायर लेवल लैंग्वेजेस। हायर लेवल लैंग्वेजेस की जरूरत हमें बहुत शिद्दत से थी, क्योंकि आप प्रोग्राम को 10 के फॉर्म में अंडरस्टैंड नहीं कर सकते थे। तो फिर हायर लेवल लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि इंसान समझ सकते हैं। सो दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंग्लिश लाइक वर्ड, इनपुट, प्रिंट। आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है तो पहले 10 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती थी। अब जो है आप डायरेक्ट प्रिंट लिखते हैं, आपने यूजर से इनपुट लेनी है, आप जस्ट इनपुट का वर्ड यूज करेंगे तो वो आप कीबोर्ड से कुछ ना कुछ टाइप करते हैं, तो वो इजी है अंडरस्टैंड करना हमारे लिए, ठीक है। सो प्रोग्राम जो है इस लैंग्वेज में जो लिखे हुए हो तो उनको समझना भी आसान है और उसको चेंज करना भी आसान है। इसको हम 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज की 3 कैटेगरीज हैं: प्रोसीजरल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है। अगर अभी तक आपकी क्लास का मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। इस सब्जेक्ट के मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो कि हर सेमेस्टर में मैं न्यू ग्रुप्स बनाता हूँ, ताकि उस सेमेस्टर में आने वाले जो नए बच्चे होते हैं उनको उसमें ऐड कर दें और उनको उससे रिलेटेड चीजें हम गाइड कर सकें। तो आपका कोई भी सब्जेक्ट है इससे रिलेटेड तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो youtube.com पे जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। आप वैसे ही यहाँ पे सर्च बार के अंदर जाके लिख देंगे ना हुसैन साजिद, तो मेरा चैनल टॉप पे आ जाएगा। इसके बाद ये मेरा फेसबुक पेज है, ये भी सेम यूजर नेम है, इसको भी लाजमी लाइक कीजिए। और सेम यूजर नेम इंस्टाग्राम का, इसको भी लाजमी लाइक कीजिए। मैं अपने फेसबुक पेज और अपने इंस्टाग्राम पे भी काफी कुछ आपकी स्टडी से रिलेटेड शेयर करता रहता हूँ, तो इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। तो प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं? नाम से जाहिर है प्रोसीजर को फॉलो करती हैं। प्रोग्राम जो है वो एक सीक्वेंस के अंदर आप लिखते हैं। सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, 15 लाइनों पे लिखा है। पहले पहली लाइन वाली लाइन चलती है, फिर दूसरी लाइन वाली, फिर तीसरी लाइन, चौथी, पांचवी, छठी, और इस तरह से 15 की 15 लाइन आपकी चलती हैं। ये प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होती हैं। ये क्या होती हैं कि इसके अंदर आपने कंप्यूटर को बताना होता है कि करना क्या है और किस तरह से करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने प्रोसीजर उसका लिखना होता है। इनको हम प्रोसीजरल लैंग्वेजेस कहते हैं। ये जो होती हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर, यानी एक सीक्वेंस के अंदर ये जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं लैंग्वेजेस की वो एग्जीक्यूट होती हैं। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखी जाती हैं, ठीक है। एग्जांपल पाइथन, फोर्ट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, बेसिक, सी, पास्कल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या होती हैं? ये नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है इसकी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एक हायर लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ एसोसिएटेड प्रोसीजर विद इन द प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मसलन यहाँ पे 2-3 चीजों की बात की गई है। एक उसने कहा है जी, आप अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर रहते हुए आप जो है ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ एसोसिएटेड प्रोसीजर को डील करते हैं। सो आप सबसे पहले मैं शॉर्ट वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप एक क्लास बनाते हैं। क्लास क्या होती है? एक टेम्पलेट होती है किसी भी चीज की। यानी कि आपने कोई एक नया ड्रेस मार्केट में लॉन्च करना है ना, तो पहले आप उसका एक मास्टरपीस बनाएंगे। आपकी कमेटी बैठेगी, सारे डिजाइनर्स होंगे, वो उसको अप्रूव करेंगे, हाँ जी ये डिजाइन अच्छा है, किसी का कॉपी नहीं है और ये एक न्यू यूनिक आइडिया, तो आप इसको मार्केट में लॉन्च कर दें। ये आपने एक क्लास बना ली। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, तो आप उस जैसे 1000 ड्रेस बना के मार्केट में सेल करने के लिए भेज देते हैं, वो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। तो मास्टर क्लास के अंदर मास्टरपीस में जहां जहां पॉकेट होती है, हर कॉपी के अंदर वहीं वहीं पे होता है, वो पॉकेट होती है, वहीं पे बटन होते हैं, तो हर ड्रेस का सेम सारा कुछ होता है। तो ये ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल है, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट्स जो है वो 2 चीजों के साथ, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस, ये 2 चीजें उसके अंदर मौजूद होती हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को यूज करती हैं, जो कि बाइंड कर देती है रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन को एक ऑब्जेक्ट के अंदर, और इनकरेज करती है कि ये रीयूज कर सकते हैं हम इस ऑब्जेक्ट को विद सेम एंड अदर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल पाइथन, सी प्लस प्लस, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक वगैरह, विजुअल वीबी डॉट नेट, ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। थर्ड टाइप है नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज।
नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस क्या होती हैं, इसके अंदर यूजर को सिर्फ इतना बताना होता है कि करना क्या है, व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू, कैसे करना है ये लैंग्वेज का मसला है। आपने बस बताना है कि ये चीजें करके ले आओ और ये आपको करके दे देती हैं। सो ये जो होती हैं एप्लीकेटिव या फंक्शनल लैंग्वेजेस भी कहलाती हैं। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम अदर फंक्शंस टू कंस्ट्रक्ट मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस। ठीक है, इन लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि ये प्रोग्राम को एक्सेलरेट करती हैं और कोडिंग एरर को रिड्यूस कर देती हैं। सो दे आर नॉर्मली यूज्ड इन डेटाबेस एप्लीकेशंस एंड रिपोर्ट जनरेशन लाइक सीक्वल, एसक्यूएल, प्रोलॉग, लिस्ट। ये मल्टीपल लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स हैं। अब हायर लो लेवल लैंग्वेज को हमने कंप्लीट टॉपिक हो गया, तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेजेस इजियर टू लर्न है, लो लेवल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है लर्न करने में। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि वो ह्यूमन समझ नहीं सकते। क्यों? हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज के नियरेस्ट हैं, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो ह्यूमन लैंग्वेजेस के नियरेस्ट नहीं है, वो फॉर अवे है हमसे। प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए, वो उनको एग्जीक्यूट करना जो है वो टफ है, इजी है सॉरी, ठीक है, और वो स्लोर होता है थोड़ा सा प्रोसेस। और जो लो लेवल लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम है वो फास्टर है, क्योंकि वो डायरेक्ट उस लैंग्वेज में लिखी है जिसमें उसने समझना है। हाई लेवल लैंग्वेज में जब प्रोग्राम लिखा होता है तो आपको मिडिल में एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, वो उसको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर समझाता है। फिर वो लो लेवल के अंदर कंप्यूटर एग्जीक्यूट करके रिजल्ट देता है और वो ट्रांसलेटर उसको अगेन ट्रांसलेट करके हाई लेवल में कन्वर्ट करता है। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो हार्डवेयर लेवल पे आपको फैसिलिटी नहीं देती, जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस जो हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में होते हैं उनको मॉडिफाई यानी चेंज करना आसान है, क्योंकि हम समझ रहे होते हैं ये लिखा क्या हुआ। जब आपको एक चीज की समझ आ रही हो तो उसमें चेंजिंग करना आसान है। तो जो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट टू मॉडिफाई यानी उसमें चेंज करना मुश्किल है। और आपको डीप नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको हार्डवेयर अच्छा नहीं समझ में आता, तो फिर भी आप हाई लेवल लैंग्वेज पे काम कर सकते हैं। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज पे आप तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आप हार्डवेयर का डीप नॉलेज नहीं कर सकते कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है सारे कंपोनेंट्स का। तो हमने हाई लेवल लैंग्वेज को पढ़ा और लो लेवल लैंग्वेज को पढ़ा, ये दो टाइप के कोड्स हैं। एक को हम सोर्स कोड कहते हैं, एक को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। जो आप हाई लेवल के अंदर प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम सोर्स कोड या सोर्स प्रोग्राम का नाम देते हैं। सो कंप्यूटर जो है वो डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, और वो जो सोर्स कोड है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर आप चला नहीं सकते। तो उसको पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप उसको रन करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कोड क्या हुआ फिर? ये मशीन लैंग्वेज में एक लिखा हुआ कोड होता है, और ये जो मशीन, इसको हम मशीन कोड का नाम देते हैं या इसको हम ऑब्जेक्ट कोड का नाम देते हैं, और कंप्यूटर इसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, जिस तरह का आप इंग्लिश के अंदर लिखी हुई चीज और एक उर्दू में लिखी हुई चीज है, तो आप यूं समझ सकते हैं कि एक जो कंप्यूटर है उसको फॉर एग्जांपल इंग्लिश समझ आती है और आप उर्दू स्पीकर हैं, तो आप उर्दू में जो कुछ भी कहेंगे वो उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और फिर अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। अब तीन तरह इसमें एरर्स भी आते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। जब आप इसको प्रोग्रामिंग को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें मल्टीपल एरर्स आते हैं। तो प्रोग्रामिंग एरर जो है वो प्रोग्रामर जब भी काम कर रहा होता है तो उसको बहुत से प्रोग्रामिंग के अंदर एरर्स आ रहे होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है इन एरर को बग का नाम देते हैं, और इस बग को रिमूव ढूंढने और उसको रिमूव करने के प्रोसेस को डिबगिंग कहते हैं। तो ये दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसकी तीन कैटेगरीज हैं, सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है और लॉजिकल एरर है। ठीक है, सो सिंटैक्स एरर क्या होता है कि एरर तब आता है जब प्रोग्राम वन और मोर ग्रामर रूल्स को वायोलेट करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। यानी हर लैंग्वेज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो आप किसी भी रूल को वायोलेट करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर काउंट होता है। कंपाइलर या इंटरप्रेटर वो उनको डिटेक्ट करते हैं और फिर वो उसको ट्रांसलेट करते हैं प्रोग्राम को। सो अगर प्रोग्राम के अंदर जो है वो क्या कहते हैं वो एरर फ्री होता है, एरर होता है, तो उससे क्या होता है वो ट्रांसलेट नहीं होता और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। हम आगे चल के देखते हैं कि ये कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या होते हैं। ठीक है, यानी आप इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपका फुल स्टॉप का मीनिंग है, इस बारे में ग्रामर का रूल है। आप ग्रामेटिकली कोई भी गलती करेंगे तो हम कहेंगे जी इसमें ग्रामर का मिस्टेक है, तो जो उसका रूल्स है वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। इस तरह के एरर को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। नेक्स्ट आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कब आता है? जब प्रोग्राम डायरेक्टली जो when the program directs the computer to perform an illegal operation such as dividing by zero।
ये रन टाइम एरर है कि चलते चलते बीच में आपने कोई एक बंदे को साथ लेके चले और दरमियान में आपने उससे कोई गलत एक्टिविटी कह दी है, इसको कहते हैं रन टाइम एरर। या आप कहते हैं कि एक चीज चल रही थी और रास्ते में गाड़ी का अचानक टायर पंचर हो गया, आपको तो नहीं पता था कि ये होना है, अचानक हो गया चलते चलते, इसको रन टाइम एरर कहते हैं। रन टाइम एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय ट्रांसलेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम चल रहा होता है तो दरमियान में रन टाइम एरर आता है, आपका जो ट्रांसलेटर होता है वो उसको डिटेक्ट करके आपको बताता है, और जब रन टाइम एरर हो जाता है तो कंप्यूटर वहीं पे काम करना बंद कर देता है, प्रोग्राम जो रुक जाता है और आपको एक डायग्नोस्टिक मैसेज आ जाता है कि इस तरह का इसमें मसला आ गया। नेक्स्ट आता है लॉजिकल एरर। लॉजिक एरर अकर व्हेन यू प्रोग्राम व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी एल्गोरिथम। जब आप किसी गलत एल्गोरिथम पे चल रहे होते हैं, गलत रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो ये लॉजिकल एरर है। आप मसलन आपने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो आप जो है वो आप यहाँ से मुल्तान वाले रोड पे लाहौर से निकल जाते हैं, तो आपकी गलती कि आपने रास्ता गलत चुना है। रास्ता भी वैसा ही है, चलानी भी गाड़ी उसी तरह से ही है, जहाँ आप ठीक रहे हैं लेकिन आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। इस तरह के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं। ट्रांसलेटर इन लॉजिकल एरर को डिटेक्ट नहीं करता। नो एरर मैसेज इज रिपोर्टेड फ्रॉम द ट्रांसलेटर, और आपको कोई भी एरर मैसेज भी नहीं आता। लेकिन ये जो एरर्स हैं ये प्रोग्राम को क्रैश करने की वजह नहीं बनते, एंड दैट्स व्हाई दीज आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। यानी पिछले जो एरर्स थे ना, लॉजिकल और सॉरी सिंटैक्स और रन टाइम, वो जैसे ही आता है तो प्रोग्राम चलना बंद हो जाता है, प्रोग्राम क्रैश हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सो आप कैसे इसको लॉजिकल एरर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? बाय लुकिंग एट द रॉन्ग आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यानी आपने रिजल्ट देखा, गलत रिजल्ट आया तो आपका प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। तो लॉजिकल एरर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय थ्रोइंग टेस्टिंग ऑन द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो लॉजिकल एरर को पता चलता है, वरना नहीं चलता। लास्ट चीज इसके अंदर आती है लैंग्वेज के प्रोसेसर्स होते हैं। कंप्यूटर जो है वो ओनली अंडरस्टैंड करता है मशीन लैंग्वेज को, तो प्रोग्राम जो हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज में आप देखते हैं उसको डायरेक्टली कंप्यूटर पे चला ही नहीं सकते। तो पहले उसको मशीन लैंग्वेज में चलाना पड़ेगा, फिर वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब है प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को चलाना। तो जो प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोसेसर है या लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंस्ट्रक्शन और हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को मशीन लैंग्वेज के अंदर कंप्लीटली ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर चेक ईच स्टेटमेंट एंड जनरेट मशीन इंस्ट्रक्शन। वो लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को चेक करता है, हर स्टेटमेंट को, और उससे मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है, जनरेट करता है। और कंपाइलर आल्सो चेक सिंटैक्स एरर। a source code cannot be compiled if it is containing some kind of error। अगर उसको कोई एरर मिल गया कंपाइलर को, वो कहेगा भाई इसमें मसला, इसको पहले ठीक करके लाओ। इंटरप्रेटर भी वही काम करता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। Interpreter is a program that convert one statement at a time. It executes this statement before translating the next statement। ये 15 लाइनें लिखी हैं, कंपाइलर को 15 लाइनें देंगे, वो 15 की 15 लाइनें चेक करेगा और आपको कहेगा इसमें एरर है, इसको ठीक करके लाओ। लाइन नंबर 8 पर एरर था तो ये कहेगा कि इसको ठीक करो, और ये कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। इंटरप्रेटर थोड़ा सा डिफरेंट है, ये अच्छी नस्ल का बच्चा है। ये क्या करता है, ये कहता है यार 8वीं लाइन पे एरर है ना, पहली 7 को तो चला दो। ये पहली 7 को चला भी देगा, आपको रिजल्ट भी दे देगा, 8वीं पे रुक जाएगा, कहता है अब एरर ठीक करो। इससे ज्यादा मैं अच्छी नस्ल का इंसान नहीं हूँ, मेरी अच्छाई यहाँ पे खत्म हुई है, लिहाजा अब आपका काम है कि इस 8वीं लाइन के एरर को रिमूव करो, वरना मैं आगे नहीं जा रहा। सो इफ देयर इज एन एरर इन दिस स्टेटमेंट, इंटरप्रेटर स्टॉप वर्किंग and display error। main advantage is that error can be found immediately and can be correct easily। क्यों फास्ट ये है? क्योंकि ये फौरन उस लाइन पे जाके रुकता है जहां पे एरर है, तो इसका मतलब पिछली लाइनों में एरर नहीं है। असेंबलर एक ऐसी चीज, इंटरप्रेटर और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए, असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर और असेंबलर में डिफरेंस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो कंपाइलर प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में पूरा का पूरा ट्रांसलेट करता है, इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर जो ऑब्जेक्ट कोड फाइल बनाता है, इंटरप्रेटर जो ऑब्जेक्ट कोड फाइल नहीं बनाता। कंपाइलर जो है वो हाई लेवल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है जिसको कि आप बहुत दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरप्रेटर जो है वो उसको बार बार नहीं, वो उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते, आप उसको हर बारी आपको ट्रांसलेट करनी पड़ती है। यानी कंपाइलर जो है वो एक प्रोग्राम को एक दफा चलाएगा और उसकी कंपाइल्ड ट्रांसलेटेड कॉपी बना के रख लेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको करना होगा
वो दोबारा कन्वर्ट नहीं करेगा, उसके पास कन्वर्ट हुई फाइल पड़ी होगी, वो उसी को चला देगा। इंटरप्रेटर हर बार एक नई कॉपी बनाएगा ट्रांसलेशन की और फिर वो उसको चलाएगा। सो इस वजह से जो है कंपाइलर फास्ट है, इंटरप्रेटर स्लो है। और कंपाइलर जो है वो पूरे का पूरे प्रोग्राम को चेक करके एक ही बार सारे एरर दिखाता है और ये लाइन बाय लाइन आपको दिखाता है। फिर एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में क्या फर्क होता है। कंपाइल्ड लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसकी इंप्लीमेंटेशन कंपाइलर और इंटरप्रेटर की तरह नहीं होती, यानी कि वो टिपिकली कंपाइलर्स में होती है, नॉट इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंस्ट्रक्शंस को डायरेक्टली एंड फ्रीली इंटरप्रेट करती है विदाउट प्रीवियसली कंपाइलिंग द प्रोग्राम इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस। कंपाइलिंग लैंग्वेजेस के अंदर once program is compiled it is expressed in the instruction of the target machine, ये टारगेट मशीन की इंस्ट्रक्शंस के अंदर चलता है। और जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं इसमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डायरेक्टली नहीं चलती बल्कि टारगेट मशीन के अंदर। सो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस जो होती हैं दे आर एट लीस्ट 2 steps टू गेट फ्रॉम सोर्स कोड और एग्जीक्यूशन, ये 1 step लेती हैं कि वो सोर्स कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। सो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस के अंदर जो कंपाइलर प्रोग्राम है वो फास्टर काम करते हैं और इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो स्लोअर काम करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। और ये किसी भी आप प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं तो ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग काउंट होता है, ये आपको आना चाहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।